ओवैसी सांसद लोकसभा किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जब उनका काफिला सीजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने की लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर वी विनय सहस्त्रबुद्धे। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं भाषण को तो AIMIM प्रमुख और वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हुए हमले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर ये जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब इस मामले में प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन सामने आई, उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी के निचले हिस्से पर 3 निशान देखे गए और 3 गवाह भी वहां पर मौजूद थे। इसी संदर्भ में मामले की जानकारी लेने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से तुरंत सूचना ली और स्थानीय प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, 2 पिस्टल बरामद की गई, एक ऑल्टो कार जब्त की गई जिसकी फॉरेंसिक टीम अभी भी जांच लगातार कर रही है। पंजीकरण केस संख्या 45/22 जिसमें कि 2 धाराओं का इस्तेमाल किया गया, मुख्य तौर पर धारा 307 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज करके इस मामले में आगे जांच की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए इससे पहले भी उन्हें कई बार यह कहा गया कि आप सुरक्षा ले लीजिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में सुरक्षा लेने से इनकार किया था और इस प्रकरण के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से Z+Z श्रेणी की सुरक्षा देने के और बुलेट प्रूफ गाड़ी देने के लिए बात कही गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने मौखिक तौर पर मना कर दिया। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको कि सदन के अंदर क्या कहा।
माननीय उपसभापति जी, दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश के एक जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो यह आपने गृह मंत्री अमित शाह का अभिभाषण सुना। हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अमित, 2 बातें बेहद महत्वपूर्ण जो कि गृह मंत्री ने कही कि पहली तो यह कि जैसे ही इस मामला का संज्ञान है, तत्काल गृह विभाग की तरफ से राज्य सरकार को इस मामले में पूछा गया और सूचना ली गई। और दूसरा ये कि इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी को सुरक्षा लेने के लिए कहा गया था और इस बार की तरह उन्होंने पहले भी मना कर दिया था। ये देखिए, 2 बातें सही बात है इसमें कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। अगर आपको याद हो तो पहले भी उनके घर के बाहर पथराव हुआ था, घर के बाहर काली पोती गई थी, इस तरह की घटना हो चुकी है। इसके अलावा इस पूरे मामले में लेकर जैसे ही घटना की जानकारी हुई, इसके बाद गृह मंत्रालय ने अपने लेवल पर इस पूरे मामले की जानकारी ली और जिस तरह से इस पर कार्रवाई भी देखिए, तुरंत कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज हुआ है। जो 2 लोग इस पे इन्वॉल्व थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराया गया है। गृह मंत्री ने साफ तौर पे ये कहा कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया गया है, हालांकि उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आज फ्लोर ऑफ द हाउस से गृह मंत्री ने एक बार फिर उनसे अनुरोध किया है ओवैसी साहब से कि आपको, क्योंकि इस तरह की बातें लगातार हो रही थी, इससे पहले भी उनके साथ इस तरह की घटना घट चुकी है, इसीलिए एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर अपील की है कि उनको ये सुरक्षा ले लेनी चाहिए। हालांकि उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया गया था। इसके अलावा उनको सीआरपीएफ के जेट प्लस के तमाम जो कमांडोज है उनको दिया गया था, जिनको उन्होंने मना कर दिया था। इस पूरे मामले को लेकर जो घटनाक्रम था उसके बारे में अमित शाह ने जानकारी दी
गृह मंत्री ने जानकारी दी, उस पर क्या कार्रवाई उसके जी बारे में अमित। जानकारी दी, और एक बार फिर उनसे ओवैसी से अपील की है गृह मंत्री अमित शाह ने कि उनको सुरक्षा ले लेनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है, सुरक्षा को लेकर पहले भी लोगों ने चिंता की है, और आखिरी में उन्होंने कहा कि वो सुरक्षा ले, क्योंकि जो हम लोग जो पूरा सदन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, उनको ध्यान में रखकर कर दे, ताकि इस तरह की घटना अगर दोबारा ना हो। जी, हमारे साथ ये रविकांत लगातार हमारे साथ बने हुए। रविकांत, अगर ये असदुद्दीन ओवैसी की मांग थी कि मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी की बात की जाए और एक असलाह रखने की मुझे इजाजत दी जाए, अगर केंद्र सरकार अभी और इससे पहले भी लगातार कोशिशें कर रही थी कि उनकी सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षाएं दी जाएं, तो ओवैसी इनकार क्यों बार बार कर दे रहे हैं? देखिए, 3 फरवरी को जो घटना घटी उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट जो है वो होम मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट से मांगी थी, और केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन के अंदर इस बात को रखा कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद ओवैसी की सिक्योरिटी का रिव्यू किया गया है, और केंद्रीय एजेंसियों को उनके थ्रेट परसेप्शन के बारे में पहले से जानकारी थी, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की। लेकिन उन्होंने मौखिक तौर पर होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया है कि वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में अभी जो राज्य सरकार है, उनकी जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, और ओवैसी की सिक्योरिटी को लेकर होम मिनिस्ट्री और राज्य की जो सरकार है वो अलर्ट है। इसीलिए उनसे ये अनुरोध किया गया है कि आप सिक्योरिटी ले, लेकिन अनंत चूंकि चुनाव का वक्त है, हर एक मसले को पॉलिटिकल एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा उसे भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पूरी तरीके से राज्य में स्थितियां जो हैं वो सामान्य है, लेकिन ऑपोजिशन जो है योगी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर घेर रहा है कि जब एक सांसद के ऊपर इस तरीके से फायरिंग हो सकती है, हमला किया जा सकता है, तो राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है जिसका दावा कर रही है सरकार, वैसी नहीं है। अब होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक बार सदन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री ने उनसे अनुरोध किया है कि आप सिक्योरिटी को ले, और हमें आपके सिक्योरिटी की चिंता है। अगर आप सिक्योरिटी लेते हैं तो सदन जो है वो एक तरीके से बेफिक्र हो जाएगा, आपको थ्रेट जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए उनसे बार बार ये अनुरोध किया गया है कि आप जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी दी जा रही है उसको स्वीकार करें। लेकिन अगर वो ओवैसी इस सिक्योरिटी को स्वीकार नहीं करे तो अमित, क्या इसके पीछे कारण कोई राजनीतिक हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है ये पूरी तरह से राजनीतिक वजह ही है। अगर आप देखिए तो जब मैंने उनका उस दिन 3 तारीख की रात को भी मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और इसके बाद वो जब लोकसभा में आकर उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी और अपनी बात रखी थी, तब भी उनसे मैंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं ये चाहता हूं, क्योंकि चुनाव निश्चित तौर पर इसके पीछे जो वजह है वो साफ साफ राजनीतिक वजह है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसको आम आदमी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, मुझे सुरक्षा से बेहतर है कि मैं अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लूंगा। उन्होंने ये बात कही थी मुझे कि मैं एक चिट्ठी लिखूंगा गृह मंत्री को, जिसमें मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री मुझे इजाजत दे कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी और ग्लॉक गन, एक गन होता है ग्लॉक गन, दोनों के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे पास लाइसेंस पहले से है, तो ये 2 चीजों की इजाजत मुझे दी जाए, मैं अपने खर्चे से ये दोनों करूंगा। लेकिन उनका ये कहना था कि राजनीति है, चुनाव सामने है, एक बड़ा मैसेज भी देना चाहते हैं ओवैसी साहब, तो इसीलिए ओवैसी ने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुझसे पहले आम आदमी को सुरक्षा दी जाए, और इसीलिए मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। जबकि मेरी उनसे लगातार, और तमाम जो पत्रकार थे उन्होंने यही सवाल बार बार दोहराया कि आपके ऊपर इस तरह के हमले पहले भी हो चुके हैं, तो सुरक्षा लेने में दिक्कत क्या है? तो उसका जवाब उन्होंने राजनीतिक रूप से यही दिया कि सबको सुरक्षा मिले। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजह मुझे लग रही है कि चुनाव सर पर है, और एक वो संदेश भी देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कि ये जो हमला हुआ है, जो गोली चली है, अगर गोली ऊपर आती तो क्या यही पूरे यूपी की जनता यही देखना चाह रही थी कि मुझको गोली लगे? तो ये बुलेट का जवाब बैलेट से देगी। इसका मतलब है कि राजनीतिक वजहों से वो फिलहाल जो सुरक्षा दिया जा रहा है, जिसके बारे में अमित शाह बार बार अपील भी कर रहे हैं, वो लेने से इनकार कर रहे हैं। अमित, लेकिन क्या ये पब्लिसिटी स्टंट बहुत निचले दर्जे का नहीं हो जाएगा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फिक्र अगर पूरे सदन को है, और देश का गृह मंत्री ये कह रहा है कि मेरी दरख्वास्त ये आपसे है कि आप सभी लोगों की निश्चिंतता के लिए इस सिक्योरिटी स्वीकार कीजिए, लेकिन राजनीतिक वजहों से असदुद्दीन ओवैसी ऐसा करने को राजी नहीं है? देखिए, ये बात तो सच बात है कि इससे पहले भी उन पर हमला हो चुका है, उनको लेकर कई धमकियां भी आ चुकी है, और इसीलिए सरकार इस बात को लेकर चिंतित भी है, क्योंकि हमला हो चुका है। और ऐसे में गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने पहले उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई, और अब भरे सदन में ये अपील भी कर रहे हैं कि उनको ये
स्वीकार करना जी। चाहिए। शाम को जब लोकसभा में ये बयान होगा तो उस वक्त ओवैसी बिल्कुल। अमित, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। बीजेपी प्रवक्ता चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारू, इस पूरे एपिसोड को बीजेपी एक पार्टी के तौर पर कैसे देख रही है, जहां सदन के अंदर गृहमंत्री कहते हैं कि भाई सदन की निश्चितता के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरक्षा ले लें, लेकिन वो शायद राजनीतिक वजह या कुछ और वो राजी नहीं है इस बात के लिए। देखिए, आपने सही बात पकड़ी है। मुझे लगता है कि अगर ओवैसी जी को सच में कोई थ्रेट लगती है, उन्हें लगता है कि कोई उन्हें खतरा है, तो हमारी सरकार ने उन्हें बहुत ही आदर के साथ सिक्योरिटी ऑफर करी थी और उन्होंने उस सिक्योरिटी को मना करते हुए सदन में एक बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट दिया था। अजीब सा स्टेटमेंट, कहते हैं मैं एक क्लास सिटीजन बनना चाहता हूँ। ये तो देखिए जिस तरीके की बात है, ये समाज को बांटने वाली बात है। वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वो अपने मुस्लिम होने की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वो अपने माइनॉरिटी होने की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि ओवैसी जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जो 30 साल से 40 साल से ज्यादा एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते आए हैं, पार्लियामेंट आते आए हैं। ओवैसी जी खुद 4 बार के एमपी रह चुके हैं। तो क्या आप आज भी अपने आप को एक क्लास सिटीजन नहीं मानते? आप किसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या आप डिसरिस्पेक्ट अपने देश की कर रहे हैं? और कम से कम असदुद्दीन ओवैसी की बात स्पष्ट करनी चाहिए कि वो सुरक्षा क्यों स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया चारू प्रज्ञा आपका।